हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और स्वागत है इस नए आज की वीडियो में आपका। आज हम लोग इस चैप्टर का समापन करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। वीडियोस आपको 1 घंटे की मिलती है या 40 मिनट की या 45 मिनट की। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप लोग एक बार में एक शॉट में देख सकें, ऐसा ना हो कि आप बोर होने लगे हैं ना। तो डिसिप्लिन हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं और आज इसको हम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूल्स याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट निकाल पाओगे, नहीं याद है तो नहीं निकाल पाओगे। मैंने बता तो दिया था। आइए, आपके पास में निश्चित तौर से DLF 4 भी होगा और DLF 5 भी होगा, तो मैं DLF 4 एंड 5 दोनों एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। शायद मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो ये DLF 5 है, क्लियर। और मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। जो कम से कम डिजिट हो आपको उसी को लेना है फाइनल रिजल्ट में। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 थे, तो हमारे रिजल्ट में भी 1 है। मल्टीप्लाई और डिवीज़न में क्या होता है, कहानी बदल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न में क्या होता है, यहाँ पर आपको देखना पड़ता है टोटल नंबर। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है और यहाँ 3 है, तो आपके जवाब में 2 होने चाहिए। तो 0.625 आया था, तो यहाँ हमने 0.62 कर दिया इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा। बस इतना ही सा बात आपको याद रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में पूरा देखते हैं। तो एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ DLF 5 में। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन कहा है कि अ क्यूब हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 × 10⁻² मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। कहीं सिग्निफिकेंट फिगर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शंस कैसे दिए हुए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसे करते हैं। हमसे साइड क्या है, लेंथ क्या है इसकी, 1.2 × 10⁻² मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है A क्यूब। A क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 × 10⁻² इंटू में 1.2 × 10⁻² और इंटू 1.2 × 10⁻²। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो 10⁻6 बन गया, ठीक। और 1.2 1.2 1.2 3 बार मल्टीप्लाई करिए। 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.44 आएगा ना, और फिर इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 4 2 5 17, 3 अंक पे 1.728। ठीक। अब मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ों में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। एक ये है और एक डेसिमल के बाद होना चाहिए। ये 8 है तो ये 3 हो जाएगा, राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, और ये 3 होगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये बनेगा 1.7 × 10⁻6। यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पर 1.7 × 10⁻6 मीटर क्यूब इज द आंसर, राइट। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, उसके बाद एक
उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है सिग्निफिकेंट फिगर का, हम लोग इसे भी देख लेते हैं, है ना। कहता है आउट ऑफ 2 मेजरमेंट्स, अब ये दोनों का एक्चुअली मिक्सचर है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये दोनों जो एरर है और सिग्निफिकेंट फिगर है उसका ये मिक्सचर है, या क्वेश्चन वैसे आईआईटी का है, ठीक है। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। कहता है आउट ऑफ 2 मेजरमेंट्स 50.14 सेंटीमीटर एंड 0.00025 एम्पियर, द फर्स्ट वन हैज़ ग्रेटर एक्यूरेसी। पहले वाले में ज़्यादा एक्यूरेसी है। भाई एक्यूरेसी ज़्यादा होने का मतलब एरर कम होना, एक्यूरेसी ज़्यादा होने का मतलब एरर कम होना। और आइए चेक करते हैं कि दोनों में किस में ज़्यादा एक्यूरेसी है। भाई यहाँ पर जो डेटा है वो क्या है, 50.14 सेंटीमीटर ये लंबाई है, तो इसमें एरर कितना हो सकता है, 0.01। आप कहेंगे आपको कैसे पता एरर, मुझे कैसे पता। एक्चुअली जब हमको एरर ना दिया हो, एब्सोल्यूट एरर ना दिया हो, तो हम लीस्ट काउंट एरर को ही एब्सोल्यूट एरर मान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, 0.01 बाई में 50.14 इंटू में 100, परसेंट में एरर निकाल रहे हैं। तो लगभग ये 2% आएगा, तो 0.02% आ गया अप्रॉक्सीमेटली। इसमें एरर आया 0.02%, राइट। इसमें हम एरर निकालते हैं, आओ। इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बताओ, 0.00001 बाई में 0.00025 इंटू में 100, तो डेसिमल हट जाएगा 1/25 इंटू में 100, 4%। तो एरर किस में ज़्यादा है, सेकंड वाले में। पहले वाले में एरर कम है, ठीक। और जिसमें एरर कम आता है भाई और बहन, हम उसे क्या मान लेते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट है। तो कहता है द फर्स्ट वन हैज़ ग्रेटर एक्यूरेसी, यानी ये सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस, ये आपको समझ में आ गया, इसमें हमने परसेंटेज एरर निकाल लिया, पहले वाले में, इस वाले में परसेंटेज एरर निकाला और इस वाले में परसेंटेज एरर निकाला, और यहाँ से हमने ये देख लिया कि किस में ज़्यादा एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ वन हैज़ ट्रैवल 478 किलोमीटर बाय रेल एंड 397 मीटर बाय रोड, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 478 किलोमीटर। देखिए पहले वाले ने कितना चला है, 478 किलोमीटर, और ये 397 मीटर है। तो 397 मीटर है तो आप इसको 0.397 कर लोगे, आप इसे जोड़िए, यह आएगा 478.397 किलोमीटर, ठीक। अब एक बात समझिएगा, इसमें डेसिमल के बाद 3 बिंदु हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। यानी डेसिमल के सारे, जो डेसिमल के आगे लिखे हुए सारे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, आप इसे राउंड ऑफ करिए। 7 है तो 9 का 10 हो जाएगा, 10 है तो 3 का 4 हो जाएगा, 4 है तो इसका कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा 478 किलोमीटर। जोड़ते वक्त हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स, यहाँ डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं, डेसिमल ही नहीं है, और यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 हैं। तो जब डेसिमल ही नहीं है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 0, तो आंसर में भी एक डिजिट नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, जवाब है बोथ आर करेक्ट। क्लियर, दोनों बातें सही है, ठीक है। तो ये भाई और बहनों कुछ बातें रहीं जो मैंने आपसे बताई। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बाकी है मेरी तरफ से, मैं वो क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, और यहाँ मामला जो है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी क्या है, DLF 4 के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और DLF 5 के। DLF 4 में आपको याद होगा तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और DLF 5 में भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, राइट, याद आ रहा होगा आपको। तो वो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग उसको कर लेते हैं, ठीक है। आई होप मैंने ये सब क्वेश्चन कराया था, 19 भी कराया था,
20 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था आपको, अब आप 20 नंबर क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस, एक जीरो एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट का है वो क्या इंट्रोड्यूस करता है। आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ा और हमने जीरो एरर स्क्रू गेज में भी पढ़ा। क्यों आ रहा था? इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से, और इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से जो एरर आता है वो कौन सा एरर होता है? सिस्टमैटिक एरर। तो ये किसको इंट्रोड्यूस करता है? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस फलाना बाय यूजिंग सरलेज मेथड a wire of length 2 cm diameter 2.5 cm is used for load m is equal to 2.5 kg extension L is falana, length of wire is observed, quantities d and L are measured using screw gauge and micrometer respectively. They have same pitch of 0.5 mm. The number of divisions on their circular scale is 100. The contribution of maximum possible error of the y measurement. एक आपके सामने कहता है क्वेश्चन कि यंग्स मॉडुलस को डिटरमाइन कर रहे हैं सरले मेथड का इस्तेमाल करके। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 4 mlg, y बराबर क्या लिखा हुआ है? 4 mlg बाई में पाई स्मॉल l d स्क्वेयर। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला 4 mlg पाई स्मॉल l d स्क्वेयर। कहता है वायर ऑफ लेंथ L 2 सेंटीमीटर, कैपिटल L 2 सेंटीमीटर है, मास 2.5 kg, D 0.5 mm है और L 0.25 mm है। तो यहाँ पर इन्होंने सबका वैल्यू दे रखा है। कहता है कि क्वांटिटीज D और L को, स्मॉल l और स्मॉल d और स्मॉल l, ठीक है, DL को हमने नापा है कि स्क्रू गेज से, माइक्रोमीटर से, जिसका पिच 0.5 mm है और इस सर्कुलर स्केल पे संख्या कितनी है? 100। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन y मेजरमेंट ड्यू टू द एरर इन मेजरमेंट d एंड l आर सेम फलाना, मतलब d और l की ही बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है स्मॉल l और d की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? स्मॉल l और d की बात हो रही है। ठीक, सिंपल है। एक बात समझिएगा, अगर मैं इसके लिए एरर का फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू में, मैं परसेंटेज में चलता हूं। ठीक, परसेंटेज एरर, क्योंकि हमको एरर कंपेयर करना है इन y बराबर में क्या बन जाएगा बताओ? परसेंटेज एरर इन m प्लस परसेंटेज एरर इन l प्लस परसेंटेज एरर इन स्मॉल g प्लस परसेंटेज एरर इन स्मॉल l प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन स्मॉल d। एक्चुअली कहता है d और l का योगदान, इसे कंपेयर करना है। तो y के एरर में l का क्या योगदान है? तो y में जो परसेंटेज एरर है उसमें l का योगदान l में जितना परसेंटेज एरर है उसके बराबर है, राइट? और y में जो परसेंटेज एरर है उसमें d का जो कंट्रीब्यूशन है, d का जो योगदान है वो d में परसेंटेज एरर के 2 गुना है। नहीं समझे आप? जब आप d के परसेंटेज एरर को 2 टाइम करेंगे तो वो y का कंट्रीब्यूशन बताएगा। सिर्फ d का एरर, परसेंटेज एरर y में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, बल्कि d के परसेंटेज एरर का 2 गुना कंट्रीब्यूशन y में है। क्यों? क्योंकि y के फॉर्मूले में d का पावर 2 आ रहा है। लेकिन l का जो कंट्रीब्यूशन है भाई और बहनों, l का जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना ही है जितना l में परसेंटेज एरर है। तो यहां l का कंट्रीब्यूशन और d का कंट्रीब्यूशन, तो अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, d के कंट्रीब्यूशन को और l के कंट्रीब्यूशन को, तो आपको l का परसेंटेज एरर और d का परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि हमने d नापा है, स्मॉल d नापा है, d स्मॉल d नापा है। देखो
वो है 0.5 mm और स्मॉल एल नापा 0.25 mm, ये है 0.5 mm और ये है स्मॉल एल 0.25 mm। अगर मुझे इनका परसेंटेज एरर निकालना है, पर किसका परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इन y, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? डेल्टा y बाई में y इनटू में 100, और मुझे परसेंटेज एरर इन d निकालना है तो कैसे निकालूंगा? डेल्टा d बाई में d इनटू में 100। सही बात है। अब एक बात बताइए, y में तो परसेंटेज एरर निकालना है तो y तो y कह रहा हूं, l था, आई एम सॉरी, स्मॉल l, y क्यों लिख दिया? डेल्टा l बाई l। हाँ, l में परसेंटेज एरर निकालना है तो l तो पता है, डेल्टा l नहीं पता है, d पता है, डेल्टा d नहीं पता है। कैसे निकलेगा डेल्टा d डेल्टा l? क्वेश्चन वाला कहता है इनको जिनसे मेजर किया गया है वो स्क्रू गेज है और माइक्रोमीटर है। स्क्रू गेज माइक्रोमीटर लगभग एक जैसा चीज है, ठीक है। अब माइक्रोमीटर का थोड़ा डिजाइन चेंज होता है, लेकिन आप उसको स्क्रू गेज की तरह ट्रीट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे डेल्टा डी निकालना है तो मुझे डेल्टा डी नहीं पता है, मुझे डेल्टा एल नहीं पता है। अगर एरर नहीं दिया है तो हम लीस्ट काउंट निकाल लें यंत्र का, हमारा काम हो जाएगा। भाई जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है उसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, वही एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? पिच बाय में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इनने पिच कितना दे रखा है? देखो पिच दे रखा है 0.5 mm। कितना दे रखा है? 0.5 mm। और इस पे डिवीजन जो है वो 100 है, तो ये करोगे तो आएगा 0.005 mm। ठीक, जो यहां पर लिस्ट काउंट आया है वही डेल्टा डी हो जाएगा और वही यहां पर भी हो जाएगा। ठीक, दोनों जगहों पर जो एरर आएगा वो लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एरर दिया नहीं है तो हम लीस्ट काउंट के बराबर ले लेते हैं। डेल्टा एल कितना है? 0.005 बाई में एल कितना है? एल बोलो 0.25 इनटू में 100, ये 2% आएगा, कर लेना। और यहां से अगर हम वही काम करते हैं 0.005 बाई में 0.5 है ना, डी 0.5 डी ऊपर लिखा हुआ, ये इनटू में 100, ये आएगा 1%। ठीक, तो डी में परसेंटेज एरर 1% है, एल में परसेंटेज एरर 1% है, पर ये नहीं पूछ रहा कि डी में कितना है, एल में कितना है, कह रहा है इनका कंट्रीब्यूशन इनमें कितना है। तो भैया एल में अगर आपको एरर का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सिंपल सी बात है कि जितना एल में एरर है उतना यहां एरर है। एल में कितना है? 2%, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2%। लेकिन डी का कंट्रीब्यूशन डी के परसेंटेज एरर के बराबर नहीं है, बल्कि इसके दोगुना है। तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा? 1%, दैट इज इक्वल टू 2%। तो कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो जितना डी का कंट्रीब्यूशन उतना ही एल का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सेम है, इन दोनों में परसेंटेज एरर सेम नहीं है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन वाई में सेम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी ऑप्शन ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, मैं यही करा दूं क्वेश्चन। कहता वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल में कितने खाने हैं? 20। कॉन्साइड विद 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के 19 खानों से मैच कर रहे हैं। यानी अगर हम इसे n कहते हैं तो वो n-1 खानों से मैच कर रहे हैं, n-1। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm। तो मेन स्केल डिवीजन आर ऑफ, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। भाई लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर n खाने n-1 खानों से मैच करते हैं तो डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूला निकाला था 1 MSD
बाई में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे डिवीजन की संख्या, यही तो निकाला था हमने, वर्नियर स्केल पे डिवीजन की संख्या। लीस्ट काउंट कितना दे रखा है इन्होंने, 0.1 दे रखा है। ठीक, हमको एक MSD चाहिए। अच्छा याद रखिएगा ये mm में है, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 20। तो आप अगर इसे सन्नाटे में करोगे, अकेले में करोगे, तो 1 MSD बराबर हो जाएगा 2 mm। समझ में आ गया? तो 1 MSD इज इक्वल टू 2 mm। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहता है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल का है वो वर्नियर कैलिपर के 10 खानों में बांट दिया गया, वर्नियर कैलिपर में 10 खानों में बांट दिया गया। यानी आप ये कह सकते हैं पहले स्टेटमेंट से कि 10 MSD जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। कहता है इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल देन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। भाई आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला चाहिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला रख लीजिए, नहीं तो आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। आप चाहो तो लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो, 1 MSD माइनस 1 VSD। याद आ रहा है? 10 MSD 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 MSD कितने के बराबर हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो अपने को 1 MSD तो मिल गया 0.1 सेंटीमीटर। अब अपने को एक वर्नियर स्केल के डिवीजन की वैल्यू चाहिए। कहता है 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है, यानी 10 VSD बराबर में है 8 MSD। ये तो कह रहा है 10 MSD VSD इज इक्वल टू 8 MSD। तो 10 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा? 8 बाई 10 MSD। 8 बाई में 10 और 1 MSD 0.1 का है, तो यह आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। 0.08 सेंटीमीटर माइनस कर दो, 0.08 घटा दो, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 0 बचेगा, ये 0.02 सेंटीमीटर। भैया आपको 1 MSD माइनस 1 VSD निकालना है, काम खत्म। दैट इज द मेन फॉर्मूला फॉर। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर बी आया है। 23 का बी आया ना, आपने देखा कि नहीं देखा? बोलो, हाँ ना बोलो, सुनाई नहीं देगा फिर भी बोलो। इन अ वर्नियर कैलिपर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 ऑफ मेन स्केल। If one division represent 1 mm, in one division represent 1 mm, the least count of instrument in centimeter। हमको least count किसमें चाहिए? सेंटीमीटर। मेन स्केल में एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, यानी 1 MSD बराबर में 1 mm है। चूंकि हमको सेंटीमीटर में मामला चाहिए तो हम इसको 1/10 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। और कहता है वर्नियर कैलिपर में n डिवीजन वर्नियर स्केल का n-1 के बराबर है, तो सीधे हम लीस्ट काउंट का फार्मूला निकाल सकते हैं 1 MSD बाई में नंबर ऑफ खाना इन वर्नियर स्केल। यह आएगा 1/10 इंटू में n, दैट विल बी द आंसर 1/10n। ठीक है, सिंपल। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर भाइयों बहनों मैंने DLF 4 पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको DLF 5 की तरफ लेके आता हूँ। DLF 5 के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, चूँकि चैप्टर एंड हो रहा है तो इसलिए इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊँगा, कुछ क्वेश्चंस आप स्वयं करिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस आप स्वयं करें। कुछ तो मैं करा दिया मैंने, जैसे मैंने वो भी करा दिया। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस मुझे कराने हैं तो मैं भी करा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये मैंने करा दिया, ये भी करा दिया मैंने और ये भी करा दिया। 3 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं आपको। आइए सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने। W1 और W2 दे रखा है। W1 8
प्लस माइनस 0.05 और W2 6 प्लस माइनस 0.05 है। W1 कितना है बोलो? 8 प्लस माइनस 0.05 और व्हाट इज W2? 6 प्लस माइनस 0.05। ठीक, यानी ये डेल्टा W1 है और ये डेल्टा W2 है। ये W1 की एक्चुअल वैल्यू, ये W2 की एक्चुअल वैल्यू। जब ऐसे लिखा होता तो आप एरर समझ लेते हैं ना, एरर के क्वेश्चन से। कहता है देन द रिलेटिव डेंसिटी रो आर बराबर क्या है? W1 बाई में W1 माइनस W2 विद द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है मैक्सिमम परमिसिबल एरर के साथ। चलो, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है इन्होंने? लिखा है W1 बाई में W1 माइनस W2। तो पहले तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू निकाल लो। W1 कितना है? 8.0। W1 कितना है? 8.00 माइनस 6.00, यू विल गेट 8.00 बाय में 2.00। डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट आने चाहिए, 2 चौके 8, 4.00। रिलेटिव डेंसिटी तो निकल आई। अब इसमें हमको एरर निकालना है तो इसके लिए एरर फार्मूला लिखना पड़ेगा। एक समस्या हमारे सामने बड़ी है कि ऊपर W1 है और नीचे W1 माइनस W2 है। इसका तो हम जानते ही नहीं एरर फार्मूला लिखना, तो कैसे लिखा जाए? लेट मान लेते हैं x बराबर W1 माइनस W2, W1 माइनस W2। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर आ गई मुझे बताइए? W1 बाई में x के बराबर आ गई। ठीक, अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी का एरर का फार्मूला लिखना है तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा रो आर बाई रो आर इज इक्वल टू डेल्टा W1 बाई में W1 और प्लस डेल्टा x बाई x। तो x आप निकाल सकते हो कैसे? W1 में से W2 घटा करके 8.00 माइनस 6.00, यू विल गेट 2.00। डेल्टा x कैसे निकलेगा? इससे एरर फार्मूला अगर लिखना चाहोगे तो डेल्टा x बराबर क्या आएगा? डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। तो क्या आ जाएगा बताओ? 0.05 प्लस 0.05, यहां से आएगा 0.10। अब जो भी कुछ है यहां पर आपसे डेल्टा आर निकल आएगा, डेल्टा रो आर निकल आएगा। रो आर कितना निकाले हो? 4.00, याद रखिएगा। डेल्टा W1 0.05 बाई में 8.00 प्लस डेल्टा x कितना है? 0.10 बाई में 2.00। ठीक, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए। डेल्टा रो आर बाई में 4.00 बराबर में क्या आएगा? देखिए ये 8 होगा और 8, ठीक है, 0.05 है ना, 0.05। एक काम करते हैं, इसको ज़्यादा लफड़ा नहीं करते हैं, अपने को छोटा मोटा लफड़ा कर लेते हैं। चलो, तो 0.00 8 दूना 16 लगभग मैं अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, और इसका आएगा ठीक है, ये आ जाएगा 0.1 बाई में 2 है ना, तो 5 इसका दीजिए 10 आ जाएगा, 0.05 आएगा, 0.05 आएगा। तो समथिंग जो भी आएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 4 और वॉट एवर 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, देखते हैं कितना है। कुछ होगा 4 के आसपास ही कुछ बनेगा। 3.2 के आसपास मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। ठीक है, 32 ऐसे ही बनेगा। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नहीं 3.2 नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा भाई, बिल्कुल कुछ और बनेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वॉट एवर इज द आंसर दैट विल बी आंसर। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे सामने एक और डेटा है। द वैल्यूज ऑफ 2 रजिस्टर्स R1 6 प्लस माइनस 0.3 किलो ओम और R2 10 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम। द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा
कि जब दो रजिस्टर होते हैं, भाई दो रजिस्टर का जिक्र यहाँ किया हुआ है जिन्हें पैरेलल जोड़ा गया है, ठीक। एक रजिस्टर कितना है 6 प्लस माइनस 0.3 किलो ओम, 6 प्लस माइनस 0.3 किलो ओम, और एक है 10 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम, ठीक। हमको पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर में R1 R2 बाई में R1 प्लस R2। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। या फिर आप ऐसे भी जानते होंगे शायद कि 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर में क्या होता है 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2। समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछ रहा। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। 12th वाले पोर्शन में मैं पढ़ाऊंगा इसे, ठीक। 12th वाले पोर्शन में आप पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब आपसे कह रहा है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसे दूसरे तरीके से सॉल्व किया, मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर R इक्विवेलेंट बन जाता है R1 R2 बाई में R1 प्लस R2। और मैंने आपको इस तरह का एक इक्वेशन बनवाया था DLF 3rd में, एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था 3rd में या 4th में, शायद 4th में ही क्वेश्चन था। फिर मैं बता दे रहा हूँ, x बराबर मान लीजिए R1 R2 और y बराबर मान लीजिए R1 प्लस R2। यहां से R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा x बाई वाई। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट बाई में R इक्विवेलेंट, या आपको क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, आपको रिलेटिव एरर चाहिए, आपको कौन सा एरर चाहिए। यहां पर देखिएगा परसेंटेज एरर का जिक्र है, तो हमें परसेंटेज एरर ही चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर है या ना, परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट बराबर में क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y, ठीक है। परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन y। और x का परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए डेल्टा x बाई एक्स इंटू में 100 प्लस डेल्टा y बाई में y इंटू में 100, ठीक। आइए यहां से निकाल लेते हैं डेल्टा x बाई एक्स, या डायरेक्ट आप चाहें तो परसेंटेज एरर यहां से निकाल लेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। डेल्टा x क्या आएगा यहां से, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, और यहां से डेल्टा y बाई वाई सीधे सीधे निकल, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा R1 बाई R1 प्लस में डेल्टा R2 बाई R2। मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर होगा डेल्टा y बराबर, डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। चलो सब निकाल लो, डायरेक्ट मैं x बाई एक्स निकाल रहा हूँ। डेल्टा R1 कितना है 0.3, R1 कितना है 6, डेल्टा R2 0.2, R2 10, यह आएगा 0.05, 6×5 में, ठीक, प्लस 10 0.02, इट विल बी 0.07 पर डायरेक्ट 0.07। उठा करके यहाँ रख दीजिए, x में आ गया डेल्टा 0.07 इंटू में 100 प्लस डेल्टा y कितना है, डेल्टा y कैसे निकलेगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना है बोलो ना 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5। और y कैसे निकालोगे, y निकालो 6 प्लस 10 यानी 16। तो डेल्टा y बाई वाई कैसे निकलेगा, 0.5 बाई में 16 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे ही रहने दो, यहां पर उठा के सीधे रख दो, 0.5 बाई में 16 इंटू 100, तो ये आएगा 7 प्लस 50 हो जाएगा 48, यह आ जाएगा 10.125%। तो इसका जवाब क्या आएगा 10.125%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं, बहुत आसान है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 2.00, द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड। अब भाई आपको यहां पर एरर दिया ही नहीं है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो आप जरा गौर करिएगा, हमें यह देखना है कि लीस्ट काउंट कितना आएगा, वही तो एरर हो जाएगा, है ना, बोलो। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा एरर आएगा, लीस्ट काउंट आएगा 0.01, तो उसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन कहता फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई फलाना, द क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P। कौन सा क्वांटिटी है जो अधिकतम परसेंटेज एरर लाएगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि उसी का मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा से होगा। यहां पर 4 नंबर है, 4 पावर है। अच्छा, पर एरर को प्लस या माइनस पावर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहां 4 पावर है तो यही होगा। नेक्स्ट कहता है कैपिलरी इज अटैच टू द हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हीट अरेंजमेंट if the radius of capillary tube is increased by 10%, then the rate of flow of liquid is changed nearly by। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एरर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन हम एरर से ही लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एरर है वो यहां कैसे लगेगा? ठीक है, एरर यहां कैसे लगेगा? राइट, बड़ा क्वेश्चन है कि एरर यहां कैसे लगेगा। राइट, एरर यहां कैसे लगेगा? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हियर। भाई एरर भी तो एक तरह का डिफरेंस होता है, चेंज होता है, तो कहीं पर अगर चेंज निकालना हो तो आप एरर के फॉर्मूले से भी चेंज निकाल सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा चेंज होगा तो आपका एरर का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, छोटा चेंज होगा तो एरर का फॉर्मूला काम करेगा। यहां कितने परसेंट का चेंज है? 10% का चेंज है, एरर का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 2, 4, 5% होता तो 1%, 1.5%, 0.5% तो काम करता। आइए अब यहां पर हमें रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है पहले यह समझना। एक कैपिलरी ट्यूब में अगर लिक्विड बह रहा है तो जो रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर सेकेंड, कितना पानी पर सेकेंड बह रहा है, उसी को हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। वो रेडियस की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, KR की पावर 4 हो गया। कह रहा अगर हम इसको 10% बढ़ा दें तो रेट ऑफ फ्लो कितना परसेंट बढ़ेगा? ये एरर के फार्मूले से अगर देखा जाए तो हमसे कहा जाएगा परसेंटेज चेंज इन V बराबर 4 इंटू परसेंटेज चेंज इन R। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10% का चेंज किया गया, 10 10 4 जा 40% आंसर आना चाहिए, पर वो आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। रॉन्ग। पहली बात तो आपने अगर रेडियस बढ़ाया है तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा, तो ये माइनस में तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात 10% की बात है, आंसर बड़ा क्लोज दिए हुए हैं 40 46, तो यहां पर एरर का फार्मूले से हम चेंज नहीं निकालेंगे। क्या एरर के फार्मूले से चेंज निकाला जा सकता है? यस, लेकिन बहुत छोटा सा चेंज। ठीक है, आओ फिर इसको कैसे करेंगे, वही गाना गाना पड़ेगा। हमने नया रेडियस किया, पुराने रेडियस का 10% बढ़ा दिया, तो R प्लस R का 10% करोगे तो आएगा 11R/10 कर दिया। ठीक, तो नया वाला रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा? KR' की पावर 4, KR' की जगह क्या हो जाएगा? 11R/10 की पावर 4। इसको करोगे तो ये आएगा 1.46 KR की पावर 4। ये आएगा नया वाला रेट ऑफ फ्लो। तो V' कितने के बराबर हो गया? 1.46। पुराना वाला भी चेंज कितना आया? चेंज निकालने के लिए नया वाला माइनस पुराना वाला, नया वाला 1.46 V माइनस में V, तो ये आ गया 0.46 V, ये आ गया डेल्टा V। आपको परसेंटेज चेंज चाहिए तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? डेल्टा V/V इंटू में 100। अरे जितना बदलाव किए और जितना था। भाई पहले रेडियस R था, अब हमने रेडियस 10% बढ़ा दिया तो R प्लस R का 10% कर दिया, तो 11R/10 हो गया। 11R/10 हो गया तो नया रेट ऑफ फ्लो नए रेडियस के हिसाब से निकाल दिया, हमको ये वैल्यू निकल के आई, हमको चेंज मिल गया। चेंज मिल गया तो परसेंटेज निकाल लेंगे, 0.46 V बाई में V इंटू में 100, यू विल गेट 46%। सिंपल, ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर है वो भी इसी तरह से है। आइए
इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। कहता है द इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग में बॉडी में 50% रेखीय संवेग बदला तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। अब चेंज निकालने के लिए क्या एरर का फार्मूला इस्तेमाल होता है? जवाब है हाँ, लेकिन छोटा चेंज होना चाहिए। यहां कितने परसेंट का चेंज हो रहा है? 50%। बहुत ज्यादा हो गया भाई, हमको वही गाना गाना पड़ेगा। पहले तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। p मोमेंटम है, k एनर्जी है, m मास है। हमने मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया, यानी नया वाला मोमेंटम p प्लस p का 50% हो गया। यह आएगा 3p/2 हो गया। तो नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? p की जगह क्या कर दोगे? 3p/2 का होल स्क्वायर बाई में 2m। ये करोगे 9/4 इंटू में p²/2m आएगा। क्या ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है? तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 9/4 टाइम्स हो जाएगी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी की। तो इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? नई वाली माइनस पुरानी वाली। नई वाली कितनी है? 9/4 के माइनस में के, यहां से आ जाएगा 5/4 के। डेल्टा के निकल गया। परसेंटेज कैसे निकालोगे? डेल्टा के बाई के इंटू 100। डेल्टा के कितना है? 5/4 के बाई में के इंटू में 100। यहां से निकालोगे ये आ जाएगा 125%। यानी ये जो क्वेश्चंस मैंने 2 क्वेश्चन कराए बैक टू बैक, इसमें एरर का फार्मूला नहीं लगेगा। यहां जो आप परसेंटेज चेंज निकालते थे वो सीधे सीधे निकाला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, राइट। मैं आपको ये एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसे सॉल्व करिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 दूंगा जरूर। ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखो क्या है हमारे पास। हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, कहता है बॉडी ऑफ मास दिस इज मूविंग अलोंग विद स्पीड दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? 3.513 इंटू में 5.00। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.513 is multiplied by what? 5.00, you will get 17.565 kg मीटर पर सेकेंड। पर हमको जवाब जो देना है वो सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां कितने सिग्निफिकेंट है? 4, यहां 3। जवाब में कितने होने चाहिए? 3। तो आपके पास में आपको यहां तक ही जवाब देना है। राउंड ऑफ करो, 5 है तो 6 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, 6 है तो 5 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17.6। जवाब है कोई? ये है। ठीक, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर? अब यहां पर एक बात लिखी हुई है कि स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड और रोड इट एज 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया? भैया जब इंस्ट्रूमेंट होगा तो 0.01 सेंटीमीटर जिसका लीस्ट काउंट आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। मीटर स्केल का 0.1 आता है, ये होगा नहीं। वर्नियर कैलिपर वेयर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस 9 डिवीजन मेन स्केल। मेन स्केल है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। आइए चेक कर लेते हैं इसी को। मेन स्केल में 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 MSD कितने के बराबर हो गया? 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। और कहता है 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का 9 डिवीजन के बराबर है, यानी n डिवीजन n-1 के बराबर है। तो इसके लिए लीस्ट काउंट का फार्मूला चलता है 1 MSD बाई में n। याद आ रहा है आपको? तो 1 MSD 1 है और ये 10 से भाग दे दो, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप इसी से नाप सकते हो। जिसका लीस्ट काउंट 0.01 होगा उसी से तो नापा गया है और उसी से नापा गया। ठीक,
क्लियर है? और मैं आपको 3 क्वेश्चन बल्कि दे देता हूं, 13 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बता दूंगा। और इसी के साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब आप इसकी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 को लगाइएगा। मैं बहुत जल्दी इसका डाउट सेशन भी लूंगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।